जो हमने पढ़ा अभी तक वोल्टर और गॉर्डन, वो है रिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी। वो कहता है डिविडेंड दीजिए मत दीजिए शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ता है। ये है इररिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी। इसमें है मोदिग्लानी एंड मिलर जो एम के नाम से फेमस है, और इन्होंने कहा ये इररिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी है, मींस आप डिविडेंड दीजिए मत दीजिए शेयर के प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कह रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप डिविडेंड दो मत दो शेयर के प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिजनेस के शेयर के प्राइस पे फिलहाल फर्क पड़ेगा, बट ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या लॉजिक समझाया वो समझिए। थ्योरी में भी अगर आ गया ना तो 8 नंबर का भी आया तो 8 नंबर का भी कंटेंट है, इतना बड़ी बढ़िया थ्योरी है। तो इन्होंने क्या कहा, इररिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी में अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन डिविडेंड पॉलिसी इज वैल्यूएशन ऑफ फर्म आर्ग्यूज दैट फर्म पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इज इररिलेवेंट और शेयर होल्डर इनडिफरेंट है। क्यों? अगर आज शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला, उनको डिविडेंड मिला, वो इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में कमाएंगे। अगर आपने उन्हें डिविडेंड नहीं दिया तो हम ही उन्हें कमाई करके फ्यूचर में दे देंगे, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। इनका मानना ये है। The advocates of this school of thought argue that the dividend policy has no effect on the market price. Motilal and Miller, they have argued that the market price of the share is affected by earning of the firm and not influenced by the pattern of the income distribution. ये कह रखे अर्निंग के रेट पे फर्क पड़ता है, ना कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न। डिविडेंड पॉलिसी इज इमैटेरियल एंड इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड पॉलिसी से। उन्होंने आर्ग्यू करा है, बट दैट सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ अजम्पशंस। उन्होंने अपनी बात को प्रूव करा है, बट बहुत सारी एजम्पशन के बाद। द वे ए फर्म स्प्लिट्स इट्स अर्निंग बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। बार बार वो यही कह रहे हैं, डिविडेंड दीजिए रिटेन अर्निंग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अजम्पशन क्या क्या है मोदिग्लानी एंड मिलर की? Capital market are perfect and investment behave rationally. All information is freely available. There is no transaction cost and no time lag. Securities are divisible and can be split into any fraction. No investor can affect the market price. There are no taxes and no flotation. Securities are divisible. मतलब आप फ्रैक्शन में भी शेयर खरीद सकते हैं, टैक्सेस है ही नहीं, कैपिटल गेन पे भी कोई टैक्स नहीं है, डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं है, फ्री में शेयर खरीदने आते हैं, उसमें कोई ब्रोकरेज भी नहीं है। इतनी अजीबोगरीब सी assumptions हैं। The firm has defined investment policy and future profits are known with certainty। ये कह रहे हैं कि हमें ये भी पता है कि फ्यूचर में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, और इससे डिविडेंड अनइफेक्टेड होगा। उसके लिए इन्होंने कुछ कहानी बताई है। क्या कहानी है, ध्यान से समझिए और सुनिए। एग्जाम में आएगा, सब लिखना, समझ में आ जाएगा तो बड़े आराम से लिख पाओ। मॉडल क्या है इनका? Under the assumption stated by MM argue that neither the firm pays dividend nor the shareholder receiving the dividend will be adversely affected by firm either too little or too much dividend। क्या डिविडेंड दो मत दो, कम दो ज्यादा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। They have used the arbitrage process to show the dividend of profit between dividend and retained earning is irrelevant from the point of view of the shareholders। They have shown that the investment opportunities a firm with finance these either by plowing back profit or it pay dividend, then will raise an equal amount of new share externally by selling new share। ये कह रखा है, मान लिया हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्रॉफिट मत बांटो, डिविडेंड मत बांटो, और जो प्रॉफिट कमाया उसका यूज कर लो। अगर आपने डिविडेंड बांट दिया तो नए शेयर इशू कर दो। क्या एक ही बात है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। रिटेन अर्निंग की कॉस्ट और नए शेयर की कॉस्ट लगभग बराबर ही होती है, अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उन्हें पता है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो, शेयर इशू एक्सपेंसेस ना हो, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम ही होती है। तो ये कह रखे हैं कि सेम ही है। चलिए इसके लिए शुरुआत करते हैं। और द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर विल रिप्लेस बाय न्यू कैपिटल रेज्ड एक्सटर्नली। चलिए एक बात समझते हैं। आप एक बार बताओ, जो मैं कहूं वो नोट करना शुरू करना। स्टेप नंबर 1 नोट करना शुरू करिए। मोदिग्लानी एंड मिलर हेडिंग डाल दीजिए।
अच्छा, आपको एक बात पता है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा है? फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा है? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 बच्चे लिखते थे, अब आप बड़े हो गए तो रेट का मतलब ही अपॉन 100 है, पता है, पावर n। इसमें कोई टेंशन है? इसे ये भी कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट की पावर n, ये भी बोल सकते हैं। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 अपॉन 1 प्लस रेट की पावर n, या नहीं? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज का शेयर का प्राइस P0, फ्यूचर वैल्यू मतलब मान लिया 1 साल बाद का प्राइस, तो 1 साल बाद डिविडेंड और प्राइस मिलाकर आज का होगा। इन्होंने कहा D1 प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट। रेट, ये रेट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग रेट, और जो डिस्काउंटिंग रेट होती है वो क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, तो वो के ई है। आर ये वो वाली नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न कमाई वाली, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाली है। तो ये हो गया। तो इन शॉर्ट, 1 साल बाद जो शेयर का प्राइस है, 1 साल बाद जो डिविडेंड है, उसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो आज के शेयर के प्राइस के इक्वली तो आएगी। ये नोट करना है आपने, ये नोट करना है, और पहले का भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आया कहां से है, या तो आप याद करिए या समझिए। अगर आपको समझना है तो यहां से आया है ये फॉर्मूला। तो आज के शेयर का प्राइस क्या होता है? 1 साल बाद जो डिविडेंड मिलेगा, 1 साल बाद जो शेयर का प्राइस है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो वो आज के शेयर प्राइस की इक्वल होती है। इन्होंने यहां से शुरुआत करी है, यहां से शुरुआत करी है। इसमें किसी को कोई टेंशन है? आगे बढ़े। इन्होंने कहा, मान लेते हैं हमारे पास आज नंबर ऑफ शेयर जो है वो n है। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या है? तो हमारा अभी अभी फॉर्मूला ये था, ये एक शेयर का प्राइस है, टोटल शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? NP0 हो जाएगा, टोटल डिविडेंड ND1 हो जाएगा, 1 साल बाद टोटल शेयर का प्राइस NP1 हो जाएगा। बताइए, इसमें कोई टेंशन है? मैं या ये भी कह सकता हूं दोनों तरफ n की मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी तो कह सकता हूं मैं, ठीक है? तो या तो मैं ये कहूं दोनों तरफ n की मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लॉजिकल समझा दिया कि वो एक शेयर था और नंबर ऑफ शेयर n है, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है इनका स्टेप नंबर 2? इन्होंने कहा n क्या है? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने हैं? n, ठीक है? तो ये क्या है? करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस या फर्म भी तो कह सकते हैं। हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है? NP0। P0 का मतलब आज का प्राइस, n मतलब नंबर ऑफ शेयर, जितने आज शेयर है उसको अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं आज के शेयर के प्राइस से, तो पूरे बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी या नहीं? ये स्टेप नंबर 2 बताया है, कोई टेंशन इसमें? ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया, यहां तक कोई टेंशन? चलिए आगे है स्टेप नंबर 3। ये कह रहे हैं आई फॉर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्हें पैसे की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? ई फॉर अर्निंग से। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अर्निंग से। लेकिन अर्निंग में से आप क्या बांट रहे हो? डिविडेंड। अर्निंग में से क्या बांट रहे हो आप? डिविडेंड। तो अर्निंग तो कम हो जाएगी। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट जितना पैसा नहीं बचा तो हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो एम मान लेते हैं नंबर ऑफ
न्यू इक्विटी शेयर्स। तो हमारे पास पैसा आ जाएगा नए शेयर का 1 साल बाद, तो P1 के हिसाब से ही आएगा। ये इन्होंने स्टेप नंबर 3 बताया कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा कहां से आएगा, आई इक्वल टू अर्निंग में से, अर्निंग में से मैं डिविडेंड बांट दूंगा और अगर नए शेयर की जरूरत है तो उसे इश्यू कर दूंगा, इसमें कोई टेंशन। चलिए स्टेप नंबर 4, इन्होंने कहा स्टेप नंबर 2 क्या था बताना, NP0 इक्वल टू ND1 प्लस NP1 अपॉन, यह था, कोई टेंशन है इसमें। इन्होंने कहा अगर मैं इसमें प्लस आई माइनस आई कर दूं तो किसी को कोई तकलीफ है? किसी में प्लस माइनस कर दूं सेम वैल्यू तो कोई तकलीफ है? चलिए इन्होंने कहा इसी कोई ND1 प्लस NP1 प्लस आई की वैल्यू ये डाल दूं, किसी को कोई तकलीफ? तो क्या लिख दूं, E माइनस ND1 प्लस MP1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस KE। ठीक है, ध्यान दो इस ND1 से ये ND1 कट हो गया, तो NP0 आज के शेयर का प्राइस, आज बिजनेस की वैल्यू क्या बची, NP1, इसके साथ ये भी लिख दूं, साथ साथ हो जाएंगे, NP1 प्लस MP1 प्लस E माइनस आई अपॉन 1 प्लस KE। यह है स्टेप नंबर 5। कोई टेंशन? इन्होंने कहा इस फाइनल, ये क्या है, करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसने क्या बोला, क्या आपको करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने में कहीं पर डिविडेंड दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस ऑफ शेयर, क्या कहीं डिविडेंड है? क्या डिविडेंड है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर के प्राइस निकल। ये पूरी कहानी बता, और जो क्वेश्चन है पूरी इसी कहानी पे डिपेंड है, ये सारे फॉर्मूले लगेंगे क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ में आएगा और एग्जाम में भी आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें, आएगा तो जो मैं भी कराऊंगा वही आएगा, वैल्यू चेंज होकर या सेम वैल्यू से, और कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैं सारी वैल्यू निकाल दूंगा, सारे पॉइंट बता दूंगा, सारे पॉइंट कवर करा दूंगा, तो उसका एक पार्ट आएगा या पूरा वो क्वेश्चन आएगा। ये क्लियर है? तो चलिए इस, अच्छा एग्जाम में अगर ये 8, 6, 8, 10 नंबर में आए तो पूरी कहानियां लिखकर 8, 10 नंबर का तो सौदा तैयार कर सकते हो, है नहीं? आपको एग्जाम में, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोदगिलानी एंड मिलर। क्या क्या दिया है देखें, जे लिमिटेड है, 10 लाख शेयर है इनके अभी, तो क्या है ये, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, इसे क्या बोलते हैं हम, एन। कोई टेंशन? रूलिंग मार्केट प्राइस P0 150 रुपए दिया हुआ है, कोई टेंशन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रहे हैं 8 रुपए का डिविडेंड इस साल के अंत में देने के लिए, D1 8 रुपए, कोई टेंशन? कैपिटलाइजेशन रेट और एप्रोप्रिएट रिस्क क्लास टू द कंपनी बिलोंग्स टू KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, कोई टेंशन? कंपनी जिस कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, वो 12% दिया हुआ है। ए पार्ट में क्या बोला, बेस्ड ऑन मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच कैलकुलेट द मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर P1, ये पूछा है हमसे।
बेस्ड ऑन द मोदिग्लानी एंड मिलर कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर, अगर ये डिविडेंड देते हैं या नहीं देते। ठीक है, देखो सारी बातें भूलकर अब हमसे फर्स्ट पार्ट में ये बोला है इफ डिविडेंड, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, डिविडेंड इज, तो फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है और ए है या ए का फर्स्ट पार्ट, लो जी ये ए का फर्स्ट पार्ट है। मैंने स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 बताए, उसमें जो स्टेप फिट बैठ रहा है वो लगा, स्टेप 1 ही बैठ रहा है यहाँ। स्टेप 1 क्या था बताओ, तो जी यही लगा दो आंसर आ जाएगा। P0 क्या है, P1 क्या है, P1 पूछा है, P1 आ गया 8 रुपए। कैलकुलेट करके देखो और बताओ मुझे, कोई टेंशन है तो। कोई टेंशन, ए सेकंड पर आ जाऊं, ए सेकंड में सब सेम है, बस D1 0 है, उसमें बोला है अगर डिविडेंड नहीं देते ना, अगेन फॉर्मूला यही, वन 168। लो जी ए पार्ट, ए का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिया है, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। चलिए बी पार्ट में क्या रखा है, हाउ मेनी न्यू शेयर आर टू बी इशूड, बी का फर्स्ट पार्ट, न्यू शेयर कितने हैं, न्यू शेयर को एम बोला था हमने, तो एम कितने हैं, अगर इनकम मतलब अर्निंग 2 करोड़ रुपए है और इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ रुपए है, फर्स्ट पार्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिविडेंड है 8 रुपए। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर पूछे हैं, EID एक याद है स्टेप में हमने लिखा था I इक्वल टू, याद है क्या था, ये था I इक्वल टू E प्लस, यहां से निकाल सकते हैं या नहीं, ये पता हमें P1 क्या है 160 रुपए अगर डिविडेंड देते हैं, ये हम A1 में निकाल चुके हैं, है ना। चले I क्या है 3 करोड़, E क्या है 2 करोड़, N क्या है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स 10 लाख, है ना। P1 क्या है 8 रुपए और P1 क्या है 160, M हमें निकालना है। लो जी आ गया M, कितना आसान है, तो ये हो गया 2 करोड़ में से 80 लाख गए, 1 करोड़ 20 लाख वो उधर माइनस हो गए, तो 1 करोड़ 80 लाख, है ना। M इक्वल टू 1 करोड़ 80 लाख डिवाइड बाय 160, कितना आ रहा है, लाइक 12,500। लो जी आ गया, बी सेकंड निकाल लें, अगर डिविडेंड 0 हो, हम्म
यही फॉर्मूला लगा दे, 3 करोड़ 2 करोड़ माइनस 0.8 करोड़ प्लस, अगर हम डिविडेंड नहीं देते तो शेयर का प्राइस 168 था या नहीं? तो m इक्वल टू, अच्छा ये तो 0 हो गया ना, सॉरी, है ना, क्लियर? तो m क्या हो गया, 1 करोड़ डिवाइड बाय 168, ठीक है, कितना आया 59,524 पॉइंट। ये तो कह रहे हैं पॉइंट में भी हो सकते हैं शेयर, इन्होंने एजम्पशन देखी थी, इसकी एजम्पशन देखी थी, क्या थी एजम्पशन, कौन सा क्वेश्चन है ये, 11, क्या एजम्पशन थी इसमें कि हमारे पॉइंट में भी हो सकते हैं शेयर्स या नहीं? कितना आ रहा है बताओ, पॉइंट में बता दो। 809, मतलब 523.81 शेयर्स है, रुपीज नहीं है ये, कोई टेंशन? लो जी, बी पार्ट भी आंसर आ गया। कितने पार्ट है, बस लास्ट पार्ट पे आ गए, और चैप्टर खत्म होने वाला, मोदिग्लानी एंड मिलर भी खत्म हो रहा है, सारे पॉइंट कवर कर लेंगे। So that the total market value of the share at the end of the accounting year will remain same, डिविडेंड दीजिए मत दीजिए, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब 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 ये है कि आप शेयर डिविडेंड दो या ना दो, हमारी जो वैल्यू है वो सेम रहे। सी का फर्स्ट पार्ट, अगर डिविडेंड है 8 रुपए, MP1 और NP1 इस सब को ऐड कर दें तो ये 1 साल बाद शेयर का मार्केट प्राइस होगा या नहीं? अगर हम डिविडेंड देते हैं तो हमारे, पहले n लिखता हूं फिर m लिखता हूं, अगर हम डिविडेंड देते हैं तो हमारे शेयर का मार्केट प्राइस 160 रुपए आया था, और हमारे शेयर कितने हैं 10 लाख पुराने, और नए कितने थे 1,12,500। देखो इसमें मैं P1 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, n प्लस m, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, P1 160 से, क्या आया 1,12,500, तो 1,12,500 इंटू 160 क्या आया, तो 17,80,00,000 रुपए हमारा 1 साल बाद की वैल्यू आई। ये करके सेम आनी चाहिए चाहे हम डिविडेंड दें या ना दें, यही तो कह रहा था मोदिलानी एंड मिलर भाई कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सेकंड पार्ट देखें, P1 0, तो P1 क्या है 168, N क्या है 10 लाख, M क्या है 59,523.81, तो 1 साल बाद P1 इंटू N प्लस M, तो 168 इंटू 10,59,523.81, 17,80,000 आना चाहिए, 17 करोड़ 80 लाख, है ना, वही आ रहा है। तो लो जी, सी का ये भी हो गया, और कुछ भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर बोथ सिचुएशन,
फाइनल 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 क्या था फॉर्मूला हमारा सबसे एंड में? NP0 इक्वल टू P1 कॉमन ले लिया, N प्लस M प्लस E माइनस I अपॉन 1 प्लस KE। ये है या नहीं? फर्स्ट पार्ट। अब एक बार बताओ, ये अभी अभी हमने क्या निकाला है? 17 करोड़ 80 लाख। दोनों ही सिचुएशन में, और ये तो सेम है, तो सेम ही तो आंसर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? चलो फिर भी मैं करके दिखाता हूं। ये क्या लिखेंगे? 160 इंटू 10 लाख प्लस 1,12,500 प्लस अर्निंग कितनी थी? 2 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ है, और 1.12 है। अच्छा एक बताओ, हमारे शेयर कितने? और एक शेयर 150 का है आज, क्वेश्चन में दिया है 150। तो देखो सॉल्व करके 15 करोड़ आएगा। NP0 निकालना है ना। NP0 तो हमारा सेकंड स्टेप में भी था ना, और NP0 तो वैसे ही निकाल सकते हो। P0 150 और N है 10 लाख। 10 लाख तो को 150 से मल्टीप्लाई करो, 15 करोड़ आता है। सॉल्व करके देख लो, 15 करोड़ आएगा। अरे यार ये देखो, ये क्या है? 17 करोड़ 80 लाख माइनस 1 करोड़, तो 16 करोड़ 80 लाख डिवाइड बाय 1.12 क्या आ रहा है? दूसरे में भी यही आएगा, क्योंकि दूसरे में भी इस पूरे की जो वैल्यू है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो तो वही है सेम, और ये भी सेम ही रहेगा, तो सेम ही आंसर आएगा सेकंड में भी। तो सेकंड में भी सेम ही आंसर आएगा। 168 इंटू 10 लाख प्लस 59,523.81 प्लस 2 करोड़ माइनस 3 करोड़ डिवाइड बाय 1.12, 15 करोड़ ही आएगा। ये है मोदगिलानी एंड मिलर। इसमें जो क्वेश्चन मैंने कराया है ये मैक्सिमम है, इसमें सब कुछ आ गया है। एग्जाम में हो सकता है एक पार्ट आए, 2 पार्ट आए, सारे पार्ट आए, वैल्यू चेंज करके यही आ जाए। सब कुछ यही है, इससे अलावा कुछ ही नहीं है।